वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक का फर्स्ट चैप्टर इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज हम पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी किस प्रकार से थी। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल कब से स्थापित हुआ, ठीक है, इसकी फाउंडेशन कब से हुई। तो ब्रिटिश रूल जो था इंडिया के अंदर तब आया जब बैटल ऑफ प्लासी उन्होंने जीती, जो कि 1757 में हुआ। इस बैटल ऑफ प्लासी ने इंडिया में ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन को बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पूरा का पूरा इम्पैक्ट था वो बहुत ही वीक था, पॉलिटिकल वीकनेस थी, और उसी चीज का फायदा उठा के अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के बाद, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, उन्होंने हमारी इस वीकनेस का फायदा उठाया और हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब जब कब्जा किया तो उनका जो मोटिव क्या था? अब मैं अगर किसी देश के ऊपर कब्जा करेंगे हम लोग, तो हमारा मोटिव क्या होगा? अपने आप को बढ़ाना या जिस देश के ऊपर कब्जा किया उसको बढ़ाना। तो ऑब्वियसली जिसके ऊपर कब्जा किया है उसी को बढ़ाना। और दूसरी चीज क्या करेंगे हम? उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब चीजों को एक्सप्लॉइट करेंगे, मतलब उसका शोषण करेंगे। ठीक है, और शोषण दो तरीके से होता है। पहला क्या कि हम उसको एक्सप्लॉइट करके या तो उसी कंट्री में ही इन्वेस्ट कर दे दोबारा, या फिर उसका एक्सप्लॉइटेशन करके हम अपने आप की तरक्की कर लें। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारे देश के जितने भी रिसोर्सेज थे उनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया, और हमारा जो एक इकोनॉमी थी, वाइब्रेंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, ब्रिटिशर्स के आने से पहले उसको स्टैग्नेंट इकोनॉमी में चेंज कर दिया। तो एक इन्होंने सबसे बुरा काम हमारे साथ यही किया। अब इनका मोटिव क्या था? इनका मोटिव था, या इनके दो गोल्स थे। पहला गोल क्या था? वॉज टू ट्रांसफॉर्म आवर इकोनॉमी इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। अब आप समझे, जब हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या किया था कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? वाइब्रेंट एंड प्रॉस्पेरस। क्यों थी? क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे। और एक्सपोर्ट किस चीज के थे? बिफोर ब्रिटिशर्स हम लोग किसका एक्सपोर्ट करते थे? ठीक है, तो किस चीज का एक्सपोर्टर थे हम? फाइनल गुड के। और कौन सा फाइनल गुड? जो कि हैंडीक्राफ्ट का था। ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट में भी कौन सा? कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। इसका रॉ मटेरियल नहीं जा रहा था, ध्यान रखना। कॉटन और सिल्क का रॉ मटेरियल नहीं जा रहा था। क्या जा रहा था? उसका टेक्सटाइल, बना हुआ कपड़ा। कहाँ जा रहा था? दुनिया के दूसरे देशों में, जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा कि हमारे यहाँ से मुस्लिम, मतलब कि मलमल का कपड़ा यूरोप में और मिडल ईस्ट में उसकी बहुत डिमांड थी। सो वी वर द एक्सपोर्टर ऑफ द फाइनल गुड ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। नाउ व्हाट हैपेंड? अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने जब हमारे ऊपर कब्जा किया तो उन्होंने इस चीज को देखा, अरे वाह, इनका तो कॉटन और सिल्क तो बहुत ज्यादा है, रॉ मटेरियल, प्राइमरी गुड तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्यों ना हम इसको, किसको, ये जो फाइनल गुड हम बेच रहे हैं या मार्केट में भेज रहे हैं, उसको बंद करा दे और किसका एक्सपोर्ट चालू करा दे? रॉ मटेरियल का। सो उनके राज में, उनके राज में हम क्या बन गए? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल रादर देन द एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, नंबर वन। दूसरी चीज, अ मार्केट फॉर सेल ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब देखो, हम लोग क्या कर रहे थे? अपना मैन्युफैक्चर्ड गुड कहां भेज रहे थे? यूरोप में और मिडल ईस्ट में। अब वो क्या कर रहे हैं? भाई तुम हमारे को क्या दो? रॉ मटेरियल दो। ठीक है, इंडिया से उन्होंने क्या लिया? रॉ मटेरियल लिया, और हमें क्या बेच दिया? वहां का बना हुआ पक्का माल। मतलब जो कपड़ा हम अपने देश में बना रहे थे आज, और जिस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके बना रहे थे, ब्रिटिशर्स ने उसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके अपने यहाँ पे गुड्स बनाए, कपड़ा बनाया और वापस इंडिया में बेच दिया। तो हमें तो दो तरीके से मारा ना इन्होंने। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से शुरुआत होती है हमारे इंडिया के रिसोर्सेज की, हमारे लोगों की एक्सप्लॉयटेशन की कहानी। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, अब इन्होंने क्या किया है?
systematic exploitation of agriculture and industrial sector and restructuring of India's foreign trade in favor of the British economy। और अपन जो हमारा फॉरेन ट्रेड था उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया ताकि किसको फायदा हुए, ब्रिटिशर्स को फायदा हो। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं ना, वाइब्रेंट इकोनॉमी को किसमें चेंज कर दिया है, स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी को में। समझ आया? तो हम लोग जो वाइब्रेंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थे बिकेम स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। क्लियर? अब कैसे होता है तो इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं क्या कि जब ब्रिटिशर्स आए तो यहाँ पर क्या था, लो लेवल ऑफ नेशनल एंड पर्सनल इनकम। देश की जो नेशनल लेवल थी, राष्ट्रीय आय थी और प्रति व्यक्ति आय, पर्सनल इनकम बहुत ही ज्यादा पीछे थी। क्लियर? द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। जब हम 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं फर्स्ट हाफ की, तो 19th सेंचुरी में फर्स्ट हाफ क्या हुआ, 1901 से लेकर लगभग 1950 तक। इसमें वो टाइम पीरियड भी है जहां पे हमें 2-3 साल अपने देश के लिए भी मिले हैं। वॉज लेस देन 2%। जब हम कह रहे हैं एग्रीगेट आउटपुट तो यहाँ पे बात हो रही है जीडीपी की, तो जीडीपी मात्र 2% था और पर कैपिटा इनकम सिर्फ और सिर्फ कितनी थी, 0.5%। मतलब बहुत ही मार्जिन पे। जैसे अभी हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, 1947 और 48 में जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, मात्र 240 रुपए के आसपास। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, 240 रुपीज पर कैपिटा इनकम 1947-48 में थी। ठीक है जी, नेक्स्ट, द इकोनॉमिक्स हु प्रेजेंटेड इंडिविजुअल डेटा ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब ये जो डेटा हमें मिला ये किसने दिया, तो हर किसी ने इसको यूज किया और आगे बढ़े। तो सबसे पहले जो दिया वो दादा भाई नौरोजी थे, फिर आए विलियम डिग्बी, फिर आए फिंदलेश रास और फिर आए हैं VKRV राव। The estimation of national income given by them were conflicting and inconsistent result। मतलब इनके जितने भी डेटा थे वो किसी से आपस में तो मिलते नहीं थे और इनकंसिस्टेंट थे। मतलब हो सकता है कभी ज्यादा दे दिया हो, कभी कम दे दिया हो, तो एक परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा था। जबकि ये जो डॉक्टर राव है, VKRV राव का जो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम था वो बहुत ही ज्यादा सटीक साबित हुआ। ठीक है, तो अभी भी जो भी हम लोग इसमें एस्टिमेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं इन VKRV राव का ही जो मेथड है उसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि इन सब लोगों ने भी हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम को डिस्क्राइब करने के लिए अपने अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कब है, जब हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ में आ गए तब क्या था, द प्री कॉलोनियल सिनेरियो ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश एरिया, मेजर पार्ट ऑफ इंडियाज population was depended on agriculture. During the British rule also the Indian economy remained agrarian। मतलब जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब भी हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ पे इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर में। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। रफ एस्टिमेट क्या था कि 85%, मतलब ये 85% कब का डेटा है, जब ब्रिटिशर्स थे। 85% ऑफ पॉपुलेशन कब इंगेज है, जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने आना शुरू किया आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जब उनका रूल स्थापित हो गया। वैसे ब्रिटिशर्स तो उससे पहले ही आ गए थे व्यापारी के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, लेकिन वो हमारे रूलर कब बने, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। तो उस समय हमारा जो इंडियन इकोनॉमी में जो पॉपुलेशन थी, जो इंगेज थी एग्रीकल्चर में, दैट वाज 85% ऑफ द पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। तो derive their livelihood directly or indirectly from agriculture, though unlike the pre-colonial area। pre-colonial area मतलब कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले the feature of self-sufficiency vanished in the colonial state। ये बहुत बहुत important लाइन है। जब ब्रिटिशर्स भारत में नहीं आए थे तब हमारे जो किसान थे वो अपने जमीन के खुद मालिक थे। ठीक है, और जितना भी वो उगा रहे थे, जितना भी वो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे थे, वो सब अपने लिए ही कर रहे थे, स्व उपभोग, सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये जो फीचर है कौन सा, सेल्फ सफिशिएंसी वाला, वो गायब हो गया।
वो वैनिश्ड हो गया, वो हमारे को अब नजर नहीं आएगा। इफेक्टिवली द एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस डिटोरेशन एंड स्टैग्नेशन। तो हमारा जो एग्रीकल्चर था वो और पिछड़ गया, बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पे पहुंच गया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ये ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहले आता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसमें आता है जमींदारी सिस्टम। दूसरा होता है इन्होंने क्या करवाया हमसे, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर उन्होंने हमारे ऊपर जबरदस्ती कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन कराया है। इसमें कौन से आए, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट, ऐसी क्रॉप्स उगाई जिसको मार्केट में बेचा जा सके, जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए। कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप लाइक इंडिगो, जूट वगैरह, और ऑक्यूरेंस ऑफ फेमाइंस। फेमाइंस मतलब कि वहां पे ड्रॉट हो गया, ड्रॉट और बाढ़ आ गई, फ्लड, तो इसकी वजह से भी जो हमारा एग्रीकल्चर था वो खत्म हो गया। अब इससे हुआ क्या, अब इसका इम्पैक्ट समझते हैं। अंग्रेजों ने क्या कराया है, कमर्शियल क्रॉप, ठीक है। अब खेत तो वही है, जब वो बना क्या रहे, कमर्शियल क्रॉप। किस चीज की कमी हो गई, कंजम्पशन क्रॉप्स की, जो हमारे को कंजम्पशन के लिए चाहिए थी, और वो कौन कौन से हैं, व्हीट और राइस, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, फूड ग्रेन्स। तो फूड ग्रेन्स को कम करवा दिया, ठीक है, फूड ग्रेन्स को क्या हुआ, कम करवाया, और किसको बढ़ाया है, कमर्शियल क्रॉप्स को। तो लोगों के पास में खाने के लिए कोई भी अनाज नहीं बच रहा था, ठीक है। पार्टीशन ऑफ कंट्री, ये भी हम बात कर चुके हैं, क्यों कि फूड प्राइसेस जो थे वो क्यों बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश के ऊपर अपनी पॉपुलेशन को संभालने का भार था। लेकिन जब हम लोग पार्टीशन में हो गए, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गए, तो उस हिस्से के भी लोग जब यहाँ पर आए, क्योंकि उन्होंने तो अपने वहाँ खेती बाड़ी सब छोड़कर आ गए थे, जब वो इस हिस्से में आए हैं तो उनके लिए भी तो शेल्टर और फूड का इंतजाम करना था। तो उसके वजह से हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन का एक ओवरबर्डन हो गए, रिसोर्सेज लिमिटेड है, डिमांड ज्यादा हो गई, तो फूड प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। तो जमींदारी सिस्टम, ये वो सिस्टम है जिसने ब्रिटिशर्स को मौका दिया कि वो हमारे यहाँ से एग्रीकल्चर का एक्सप्लॉयटेशन कर सके। लेकिन इस जमींदारी सिस्टम को समझने से पहले हम समझते हैं एक छोटी सी बात। जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, बिफोर ब्रिटिशर्स, तब किसका रूल था इंडिया में, रूल्ड बाय डिफरेंट किंग्स, ठीक है, जैसे कि अकबर, मुगल सम्राट, ठीक है। उन लोगों को भी अपना स्टेट चलाने के लिए, अपना एरिया चलाने के लिए क्या चाहिए था, पैसा, मनी। वो पैसा कहां से लेते थे, बाय इम्पोजिंग टैक्सेस। अब ऐसा नहीं था कि उस जमाने पे भी एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं था, टैक्स था, ठीक है। तो क्या था कि जो टैक्स लगा फार्मर पर, और वो फार्मर डायरेक्टली किसको दे रहा है, राजा को, किंग को, ठीक है। लेकिन अब यहां पर क्या था कि दो ही चीजें, फार्मर और राजा। फार्मर ने टैक्स दिया और वो राजा के पास चला गया, ठीक। तो 2 टियर सिस्टम था, कोई मिडल मैन है ही नहीं, डायरेक्टली पैसा किसके पास जाना है, राजा के पास, और दे कौन रहा है, फार्मर। लेकिन इस सिस्टम में, किसमें, ये जो हमारा जमींदारी सिस्टम है, इसमें एक नई चीज आ गई। अब हमारे रूलर्स कौन हो गए, रूलर्स हो गए हमारे ब्रिटिशर्स, मतलब जो राजा थे वो तो खत्म हो गए आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। अब जब बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज क्या बन गए, हमारे रूलर, दे बिकम अवर रूलर, ठीक है। अब इन्होंने टैक्स किससे कलेक्ट करना है, किसानों से, पीजेंट से। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं था, ये डायरेक्ट नहीं था, ये क्या था, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने एक कौन दे दिया, मिडल मैन। और ये मिडल मैन कौन हुआ, जमींदार। कौन हुआ, जमींदार, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है अभी समझते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसको लेकर कौन आया। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793, और इसको कौन से स्टेट में सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था, बंगाल में, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लो, ये एक इंपॉर्टेंट डेट है इस चैप्टर की,
कि 1793 में जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड व्हाट वाज इन इट, एक ब्रिटिशर्स हो गए, ब्रिटिशर्स ने एक मिडल मैन को रखा जिसका नाम रखा उन्होंने जमींदार, और जमींदार कलेक्ट करता था टैक्सेस किससे, पीजेंट से। नाउ लेट्स सी कि ये सिस्टम काम कैसे करता था। तो ये काम कैसे करता था, जमींदार कौन हो गया था, हमारा मिडल मैन, ये फार्मर से क्या ले रहा है, रेंट। ठीक है, अगेन जो फार्मर हैं या फार्मर किंग को, जमींदार को क्या दे रहे हैं, रेंट। अब जमींदार के पास में रेंट आ गया और ये उसने उसको क्या दे दिया, टैक्स, ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स डायरेक्टली इनसे नहीं है कनेक्टेड, ब्रिटिशर्स किससे कनेक्टेड है, जमींदार से। गांव का एक बहुत ताकतवर इंसान, बहुत पैसे वाला इंसान, वो कौन बन गया, जमींदार। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, इस सिस्टम में दिक्कत क्या थी, दिक्कत समझते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक सिस्टम ऑफ land revenue system. It set up a triangular relationship among the government, the owner of the soil and the tiller of the soil. अब जो जमींदार है वो कौन बन गया, ओनर। ठीक है, जमींदार कौन बन गया, ओनर ऑफ द सॉइल। जमींदार, सॉरी यहाँ पे कट मारेंगे हैं छोटा सा, तो जमींदार कौन बन गया, ओनर ऑफ द सॉइल। क्यों, क्योंकि वो इसमें इन्होंने कहा भाई अब जितनी भी जमीन है तुम उसके मालिक हो, तुमने फार्मर से क्या लेना है, रेंट। और जो पहले ओनर था, कौन था, ओनर था, अब वो कौन हो गया, टाइलर ऑफ द सॉइल। ठीक है, क्यों हो गया, देखो अब इसमें क्या हुआ, ओनर ऑफ द सॉइल, ये तीन ट्रायंगुलर एक शेप बना, government, owner of the soil and the tiller of the soil. This was popularly known as zamindari system of land revenue. The distinct feature of this system was the zamindars were recognized as the permanent owner of the soil. अब इनको क्या क्या कहा भाई, तुम सारी जमीन के मालिक तुम हो। ठीक है, द जमींदार्स वर टू पे अ फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू। अब जमींदार का काम क्या था कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट, मतलब सपोज एक 100 रुपए का अमाउंट किसको देना है, ब्रिटिशर्स को देना है हर महीने, ये उनको तय कर दिया गया। अब जमींदार को फ्री कर दिया गया कि तू भाई इनसे कितने मर्जी ले, तेरा मन है 100 रुपए ले, जो तूने देने हमें वो ईमानदारी से उतना ही पैसा कलेक्ट कर और दे दे। अब ये कहता है भाई मैं फ्री में क्यों काम करूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर अधिकार जमाना है तो मेरे को ज्यादा पैसा चाहिए। तो इसने कहा नहीं, मैं 200 300 या जितना मन आएगा मैं उतने पैसे किससे कलेक्ट करूंगा, फार्मर से। ठीक है, किससे कलेक्ट करा उसने, फार्मर से, जितना भी पैसा उसके पास आता था, और उसमें से एक फिक्स्ड अमाउंट वो किसको दे रहा है, ब्रिटिशर्स को दे रहा है। ठीक है, द जमींदार्स वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टाइलर ऑफ द सॉइल एज दे कुड। अब जो ओनर ऑफ द सॉइल था, मतलब जो पहले फार्मर किसान जो पहले ओनर थे, अब वो कौन हो गया, टाइलर, मतलब वहां पे अब वो मजदूर बन गए। क्लियर, तो नेक्स्ट क्या हुआ, implication क्या हुआ इसके, it led to the unlimited exploitation of the tiller of the soil. Rate of land revenue were frequently raised by the zamindar, which led to the frequent eviction of the tiller of the soil. अब इसमें होता क्या था, सपोज एक किसान है, मिस्टर ए, ठीक है, इसके ऊपर जमींदार ने कहा कि भाई तेरे को हर महीने मेरे को 300 रुपए देने हैं। ठीक है, कितने पैसे देने हैं, 300 रुपए। अब 300 रुपए वो बेचारा कहाँ से लाएगा, अब इसने बहुत मेहनत करी, उसकी क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड हो गया वो। अगर क्रॉप प्रोडक्शन ठीक है तो चलो वो कैसे ना कैसे करके उसका पैसा दे देगा, लेकिन अगर क्रॉप प्रोडक्शन क्या होगी, फेलियर, अगर इन केस ऑफ फेलियर, अब वो पैसा कहाँ से दे, तो वो जाएगा किसके पास, जमींदार के पास, कि भाई मेरे को तेरा पैसा चुकाना है, तू मुझे लोन दे। जमींदार ने इनको लोन दे दिया, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पर। अब वो उसी का पैसा उसी से लोन लेकर उसको वापस कर ले। अब मर कौन गया, ये किसान। अब वो उसकी पुश्तें बीत गई, उसकी पीढ़ियां बीत गई, वो लोन उतारते उतारते।
अब वो क्या कहेगा कि भाई इससे अच्छा तो मैं हाथ जोड़ूं, तू जो है मेरी जमीन अपने पास रख ले और मेरे को वही मजदूरी पे करने दे। तो जो टाइलर ऑफ द सॉइल था वो क्या हो गया, एविक्टेड। एविक्टेड मतलब उसको ना चाहते हुए, जिस जमीन का वो मालिक था, ना चाहते हुए उसको वो जमीन अपनी किसके पास देनी पड़ी, जमींदार के पास। और जमींदार बन गया बेमतलब का मालिक। कुछ काम नहीं किया उसने, सिर्फ क्या किया, नोट कमाया, नोट इकट्ठा किया, एक फिक्स अमाउंट ब्रिटिशर्स को दिया और खुद बन बैठा जमीन का मालिक। ठीक है। टाइलर वर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबर। अब वो क्या बन गए बेचारे, मजदूर, लैंडलेस लेबर। ना उनकी जमीन अपनी रही, ना उनका घर अपना रहा, रोटी खाने के लिए भी वो मोहताज हो गए। तो ये था सबसे खतरनाक जमींदारी सिस्टम। इस सिस्टम ने हमारे किसानों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और अमीर कौन हुए, जमींदार, और उनसे टैक्स लेने वाले वो ब्रिटिशर्स। ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले हैंडीक्राफ्ट का बहुत काम था, एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रीज वर बेस्ड वाज अलाउड टू कम। द रीजन वाज टू फोल्ड। तो जिस तरीके से उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को खराब किया, उसको पूरी तरीके से बर्बाद किया, अब बारी थी किसकी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो इन्होंने क्या किया, हमारा रॉ मटेरियल चीप रेट्स पे खरीदा और उसको एक्सपोर्ट किया। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, क्लियर, टू सेल फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडिया एट हाई रेट। अब हुआ क्या, देखो, इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले भी हम एक पॉइंट दोबारा से समझते हैं। ठीक है, देखो यहां पर ये बात है 1875, 1875, बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757, 1757, और 1875 में, मतलब लगभग 70-80 साल के बाद, ब्रिटेन में क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये आपने टॉपिक 10th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, लेकिन एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं। अब इंडस्ट्री सेटअप हो गई है। ठीक है, अब इस इंडस्ट्रीज को काम करने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। ठीक है, क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा उन्हें, तो रॉ मटेरियल उन्हें मिला इंडिया से। ठीक है, कहां से मिला, इंडिया से। और कौन सा मिला, कॉटन, सिल्क, जूट, इंडिगो। ठीक है, इस तरीके का उनको सारा का सारा क्या मिलने लग गया, रॉ मटेरियल। उन्हें पता था इंडिया के अंदर ये चीजें, और उनको चाहिए किसके लिए, अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया के रॉ मटेरियल को, इंडिया के जो रॉ मटेरियल था उसको अब एक्सपोर्ट करना शुरू किया। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। ठीक है, और वो भी कैसे, एट चीप रेट, सस्ते प्राइसेस पे उसको खरीदा और कहां भेज दिया, ब्रिटेन में। ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। जब उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया हमारा रॉ मटेरियल, अब वहां पर क्या बन रहा है, इस इंडस्ट्रीज के जरिए मशीन मेड प्रोडक्ट। क्या बन रहे हैं, मशीन मेड प्रोडक्ट। ठीक है, वो कपड़ा, वो उसी रॉ मटेरियल से, जिस कॉटन, सिल्क, जूट, इंडिगो, इन सब से वो क्या बना रहे हैं, मशीन मेड प्रोडक्ट। अब ये मशीन मेड प्रोडक्ट तो इन्होंने बना दिए, लेकिन इसके लिए इनको क्या चाहिए, एक मार्केट जहां पर कि वो उसको सेल कर सके। ठीक है, एक ऐसा मार्केट जहां पर वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। अब ये मार्केट कहां से आएगी, तो अगेन इन्होंने किसकी ओर देखा, इंडिया की तरफ, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। अब उस समय क्या था कि हमारे पास में पाकिस्तान भी था, इधर बांग्लादेश भी, तो हमारा लैंड एरिया बहुत बड़ा था, ज्योग्राफिकल एरिया। और दूसरी बात, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था, है ना, उसकी डिमांड थी
अदर कंट्रीज में भी। तो अगर वो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट के साथ में उनका कंपटीशन हो गया, कंपटीशन विद इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ठीक, तो अब वो क्या चाहेंगे, ब्रिटिशर्स को क्या लगेगा, तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि भाई अगर हम लोगों ने अपना माल बेचना है, अपने माल के लिए मार्केट चाहिए, ठीक है, तो किसकी मार्केट को खत्म करना पड़ेगा, इंडिया के प्रोडक्ट को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हुई बात। उन्होंने पहले तो हमसे रॉ मटेरियल लिया, उस रॉ मटेरियल को क्या किया, मशीन मेड प्रोडक्ट्स, और वो जो मशीन मेड प्रोडक्ट आ गए तो उसके लिए उनको मार्केट चाहिए उसको बेचने के लिए। अब जब वो बेचने गए तो उनको लगा यार ये क्या चक्कर है, इंडिया का हैंडलूम जो इंडस्ट्रीज है उसकी डिमांड कहाँ कहाँ पर है, दूसरे देशों में भी है, तो सबसे पहले हमें किसके प्रोडक्ट को खत्म करना है, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को पहले खत्म करो, ठीक है। अब वो कैसे खत्म किया, ठीक, इन्होंने क्या किया कि इंडिया से दो चीजें करी। पहला, जो रॉ मटेरियल था वो सारा का सारा उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब जब वो एक्सपोर्ट हो गया तो हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री के पास या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के पास कोई भी रॉ मटेरियल नहीं बचा, ठीक है जी। लेकिन दूसरी चीज इन्होंने क्या करी, अब दूसरी चीज में ये करते हैं कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट का जो फाइनल गुड था अब वो एक्सपोर्ट होता था, उस पे उन्होंने लगा दिया टैक्स। क्या लगा दिया, हैवी टैक्स। अब टैक्स लग गया, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है, टैक्स लग गया, तो वो क्या चीज हो जाएगी, कॉस्टली, और जो ये चीज कॉस्टली हो गई तो उसकी जो डिमांड है वो ग्लोबली क्या होगी, डिक्लाइन, ठीक है, क्या होगी, डिक्लाइन। अब बारीकी किस चीज की थी, जो ब्रिटेन का फाइनल गुड था, और ये फाइनल गुड कौन सा है, जो फिनिश्ड गुड, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ग्लोबल मार्केट में सस्ता, चीपर, ठीक। तो अब ये तो हो गया महंगा इंडियन मेड प्रोडक्ट, और सस्ता क्या हो गया, ब्रिटिश का मशीन मेड प्रोडक्ट। कौन सा, मशीन मेड प्रोडक्ट, और हमारा कैसा था, हाथ से बना हुआ हैंडीक्राफ्ट, ठीक। और दूसरी चीज इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है वो कंपीट नहीं कर पाया, डिड नॉट कंपीट विद मशीन मेड प्रोडक्ट, ठीक है, उसका कोई कंपटीशन ही नहीं हुआ, क्योंकि ये क्वालिटी वाइज फाइन हो गया और ये क्वालिटी वाइज डिक्लाइन हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से बर्बाद किया, ठीक है। तो पहली चीज आपको समझ आ गई, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स। क्यों लिया, क्योंकि उनके यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो गई और मशीन मेड था, तो मशीनों के लिए उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल उठा लिया। अब जब वो उठा लिया तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल नहीं मिला, और फिर उनको एक मार्केट चाहिए थी अपना माल बेचने के लिए। वो माल कब बिकेगा, जब हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड हैं, जब उनके ऊपर हाई टैक्सेस हो जाएंगे, ग्लोबल मार्केट डाउन हो जाएगी उनकी, क्योंकि टैक्स बढ़ गए तो महंगा हो गया तो ग्लोबली वो बिकेगा नहीं। और कौन सी चीजें बिकनी शुरू हो गई, मशीन मेड प्रोडक्ट। तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इस तरीके से बढ़ गई और हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्री है वो इस तरीके से खराब हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। पहला, इट इंक्रीजेस मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी रोजगार लगे हुए थे, जिनके इंडस्ट्री सेटअप थी, वो बेरोजगार होने लग गए। इट इंक्रीज न्यू डिमांड ऑफ मशीन मेड इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन इन इंडिया, इट वाज चीपर देन हैंडीक्राफ्ट गुड्स। समझ आया, क्योंकि ब्रिटेन में अब रॉ मटेरियल तो फ्री में ही चला गया ना, जिसके लिए तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, जीरो कॉस्ट पे आप लोग लेके जा रहे हो, उगा भी हम लोग रहे हैं, दे भी हम लोग रहे हैं, और आपका जो माल है वो भी हम ही खरीद रहे हैं, तो वो चीपर हो गए, और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे वो महंगे हो गए। दूसरी बात, उनकी क्वालिटी मशीन मेड, जो अगर कोई भी कपड़ा बनेगा तो वो फाइन क्वालिटी थी, उसके डिजाइन अच्छे थे, और जबकि हमारे हाथ से बनी हुई चीजों के डिजाइन भी खराब और क्वालिटी भी खराब, ठीक है। तो नेक्स्ट,
स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री कब से आनी शुरू हुई है? सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। जब हम 19th सेंचुरी की बात करेंगे तो 1850 से लेकर 1900। तो अभी जो हम पीछे बात कर रहे थे कि ब्रिटेन में भी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है कब आया था? 1875। तो सेम टाइम पीरियड है लगभग 1850 और 1900, क्योंकि सेकेंड हाफ है। फर्स्ट हाफ होता है 1801 से लेकर 1859 तक, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट सेकेंड हाफ विच वाज 1850 टू 1900। तो 1900 में मतलब 1850 से लेकर 1900 तक इंडस्ट्रीज का आना शुरू हुआ, लेकिन वो भी बहुत ही ज्यादा स्लो था। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को पहले शुरुआत की गई, कब भी? इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 19वीं सदी अंत हो गया और 20वीं सदी आ गया। इसका मतलब 1900 से लेकर स्टार्टिंग में 1900 से लेकर 1910 में कुछ इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पर सेटअप हुई हैं, और इनमें जो सबसे पहली इंडस्ट्री सेटअप हुई है वो हुई है टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में जमशेदपुर में। कहाँ पर? जमशेदपुर, जो कि आजकल झारखंड का हिस्सा है। A few other industries like sugar, cement, paper came up after the Second World War. Second World War कब खत्म हो रहा है? 1942 में। 1947 में हम आज़ादी हो रहे हैं, तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज हमारी आज़ादी के बाद ही आई हैं। तो 1907 में जो इंडस्ट्री सेटअप हुई है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उसने हमारे को थोड़ा बहुत तो फायदा दिया है, लेकिन उसका भी ज्यादा फायदा किसने उठाया है? ब्रिटिशर्स ने, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। हमारे यहाँ कैपिटल गुड मतलब मशीनरी, मशीन, टूल, ऐसी इंडस्ट्री तो थी नहीं। अभी भी जो इंडस्ट्री चल रही थी वो वही थी कि रॉ मटेरियल वहां पर बेचते जाओ। कैपिटल इंडस्ट्रीज आर दोस व्हिच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स व्हिच आर इन टर्न यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल और for current consumption. Limited role of public sector. The area of operation of public sector was very limited. जब हम बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर हो गया गवर्नमेंट, और उस समय गवर्नमेंट कौन है? ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। ठीक है, तो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे कोई ज्यादा भूमिका निभाई नहीं है। इट रिमेन कन्फाइंड टू द रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो जब मैं बात कर रहा था पीछे कि जो टिस्को आया है, इसमें क्या है? आयरन एंड स्टील कंपनी। तो आयरन का और स्टील कहाँ पे यूज हो रहा है? देखो, रेलवे बनाएंगे, रेलवे की जो रेल लाइन बिछा रहे हैं तो आयरन है, पावर जनरेशन है, कम्युनिकेशन है, मतलब इन चीजों पे जहां पर अंग्रेजों को फायदा होना है वहीं पर ही इन ऐसी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया, और टिस्को का भी भरपूर फायदा उठाया है अंग्रेजों ने, सिर्फ और सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए। तो होप आप लोगों को ये पार्ट एग्रीकल्चर सेक्टर का और इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।